हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन रैंक बूस्टर सीरीज। तो इस सीरीज का ये 16th लेक्चर है और इसमें जेई मेन के कॉन्सेप्चुअल पीवाईक्यू को इंक्लूड किया गया है, जो हो सकता है डायरेक्टली अपने को एग्जाम पेपर में दिख जाए या फिर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन मिले। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है द इंटरनल एनर्जी चेंज व्हेन ए सिस्टम गोज फ्रॉम स्टेट ए टू बी इज 40 किलो जूल पर मोल। If the system goes from A to B by a reversible path and return to state A by an irreversible path, what would be the net change in internal energy? तो देखो क्वेश्चन में बोला है कि देखो एक सिस्टम जो है ए से बी जा रहा है। मान लो ये स्टेट ए है और ए से स्टेट बी में गया रिवर्सिबल पाथ के थ्रू, समझे। यहाँ पे जो पाथ है वो रिवर्सिबल है और वापस स्टेट बी से स्टेट ए में लौट आया, स्टेट बी से स्टेट ए में लौट आया, लेकिन ये पाथ है इरिवर्सिबल। तो बोल रहा है देखो स्टेट ए से बी में गया तो जो इसका इंटरनल एनर्जी में चेंज आया, स्टेट ए से बी में जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है ए से बी में जाने पे, वो चेंज आया है 40 किलो जूल पर मोल का। तो बोल रहा है कि वापस बी से ए आ गया, मतलब बी से ए स्टेट पे आ गया, रिटर्न हो गया। तो बताओ नेट चेंज कितने का आएगा, नेट चेंज कितने का आएगा, समझे। तो ये पहले ये देखो कि जो इंटरनल एनर्जी है वो स्टेट फंक्शन होता है। इंटरनल एनर्जी यू जो है ये स्टेट फंक्शन है। तो अगर इंटरनल एनर्जी का हम साइक्लिक इंटीग्रेशन करते हैं, समझ गए, डी यू, अगर डी यू का साइक्लिक इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका वैल्यू तो हमेशा जीरो आता है, ऑलरेडी हम लोग पहले लेक्चर में सीख चुके हैं। तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी का अगर देखेंगे बी से ए में वापस आया, इरिवर्सिबल पाथ के थ्रू आए सिस्टम या रिवर्सिबल पाथ के थ्रू, जैसे भी आएगा, टोटल यहाँ पे देखो अगर इंटरनल एनर्जी बी से ए अगर हम लोग देखेंगे ना किसी भी पाथ के थ्रू आए तो उसका वैल्यू मस्ट है -40 किलो जूल पर मोल आना चाहिए और दोनों का सम करेंगे तो डेट मस्ट बी इक्वल टू जीरो, समझ गए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, सी। कुल मिला के ऐसे समझो कि जो भी स्टेट फंक्शन होगा, समझ गए, स्टेट फंक्शन स्टेट वेरिएबल, अगर किसी स्टेट से मान लो स्टेट वन से ले गए, कैसे भी उसको घुमा फिरा के वापस स्टेट ए में ला दिए, जो इनिशियल स्टेट था वही क्या हो गया, इसका फाइनल स्टेट हो गया। तो उस स्टेट वेरिएबल में जो टोटल चेंज आएगा वो जीरो आता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है एन आइडियल गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड बोथ रिवर्सिबली एंड इरिवर्सिबली इन एन आइसोलेटेड सिस्टम इफ Ti is the initial temperature and Tf is final temperature. Which of the following statements is correct? अच्छा देखो, यहाँ पे एक आइडियल गैस है, उसको रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दो तरीके से एक्सपेंड कराया जा रहा है। तो उसका फाइनल टेम्परेचर जो आएगा, देखो टी इनिशियल टेम्परेचर तो टी आई है, मान लो अपना कोई आइडियल गैस है, उसका इनिशियल टेम्परेचर टी आई है, समझ गए। अगर उसको रिवर्सिबल तरीके से एक्सपेंड कराएंगे तो उसका टेम्परेचर ड्रॉप होगा, समझ गए। तो फाइनल टेम्परेचर आएगा कुछ, रिवर्सिबल तरीके से एक्सपेंड कराएंगे तो, और इरिवर्सिबल तरीके से एक्सपेंड कराएंगे तो भी उसका टेम्परेचर ड्रॉप होगा। लेकिन कल हमने सीखा था, कल वाले वीडियो में बताया था कि जो इरिवर्सिबल तरीके से एक्सपेंशन कराएंगे उसमें फाइनल टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा, समझ गए। वो या तो कंप्रेशन कराओ या एक्सपेंशन कराओ, इरिवर्सिबल तरीके से अगर कराते हो तो उसका फाइनल टेम्परेचर ज़्यादा ही रहेगा एज कंपेयर टू रिवर्सिबल तरीके से वही प्रोसेस कराओ, समझ गए। तो यहाँ पे देखो इरिवर्सिबल का टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा, और रिवर्सिबल का फाइनल टेम्परेचर कम आएगा। तो यहाँ से ऑप्शन सी बन जाएगा। इस बात को तो कल पूरा एक्सप्लेन कर दिया था, कल वाले प्रीवियस वीडियो में देख लेना, इसको बताया था, समझ गए। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दो तरीके से अगर एक्सपेंशन या कंप्रेशन कराते हैं तो फाइनल टेम्परेचर जो होता है इरिवर्सिबल का ज़्यादा होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
इस क्वेश्चन में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेशनशिप इज नॉट करेक्ट इन द थर्मोडायनेमिक चेंज। तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है अपने को पता लगाना है। डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ ए गैस। देखो जब भी आइसोथर्मल आ गया टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, समझ गए। टेम्परेचर कांस्टेंट है मीन्स डेल्टा यू क्या हो जाएगा, जीरो। डेल्टा यू जीरो हो जाएगा, लेकिन याद रखना ये आइडियल गैस के लिए बोल सकते हैं, सिर्फ आइडियल गैस। नेक्स्ट बी में देखो क्या बोल रहा है, W इजकल टू माइनस एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन फॉर एन आइडियल गैस। अच्छा, आइडियल गैस के लिए अगर एक्सपेंशन होगा या कंप्रेशन होगा तो इस फॉर्मूले को लगा लेते हैं, ये करेक्ट है। सी में बोल रहा है W इजकल टू माइनस एन आर टी, सॉरी, W इजकल टू एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन फॉर एन आइडियल गैस। देखो एक्सपेंशन हो या कंप्रेशन, इस फॉर्मूले को ही लगाएंगे बी वाले को। तो सी वाला गलत दिख रहा है अपने को, रॉन्ग दिख रहा है। डी में बोल रहा है फॉर ए सिस्टम ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम हीट इवॉल्व डायरेक्टली चेंजेस टू इंटरनल एनर्जी। अब ये कैसे समझेंगे, तो देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करो तो देखो, क्योंकि यहाँ पे इंटरनल एनर्जी हीट इवॉल्व बोल रहा है और कांस्टेंट वॉल्यूम दे रहा है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडी यूज करना पड़ेगा। डेल्टा यू इज इक्वल टू होता है क्यू प्लस डब्ल्यू। तो अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो वर्क हो जाएगा जीरो, और उस केस में देखो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या हो रहा है, क्यू, क्यू के बराबर आ रहा है। तो जो भी चेंज इन इंटरनल एनर्जी आएगा कांस्टेंट वॉल्यूम वाले सिस्टम में, तो जो भी देखो हीट इवॉल्व होगा, जो हीट इवॉल्व होगा वो किसके बराबर है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के। मीन्स ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है और फर्स्ट वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है, समझ गए क्या। डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ ए गैस। तो यहाँ पे हम आइडियल गैस ही मान के चलेंगे, समझे। इतना ज्यादा फोर्स नहीं करना है कि ये रियल भी हो सकता है, आइडियल ही मान के चलेंगे। तो इनकरेक्ट सी ऑप्शन हो रहा है, सी वाला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है ए पिस्टन फिल्ड विद 0.4 मोल ऑफ इन आइडियल गैस एक्सपेंड रिवर्सिबली फ्रॉम 50 ml टू 370 ml एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। यहाँ पे देखो कांस्टेंट टेम्परेचर बोला है ऑफ 37 डिग्री सेल्सियस। एज इट डज सो इट एब्जॉर्ब 208 जूल ऑफ हीट। The value of Q and W for the process will be। यहाँ पे देखो 0.4 मोल एक आइडियल गैस है जिसको रिवर्सिबली एक्सपेंशन कराया जा रहा है। इनिशियल वॉल्यूम है 50 ml और फाइनल वॉल्यूम हो जा रहा है 375 ml। और कांस्टेंट टेम्परेचर है यहाँ पे, T क्या है, कांस्टेंट, मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस है। और ऐसा करने से एक कितना हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, Q इज इक्वल टू 208 जूल आ रहा है, मतलब इतना हीट एब्जॉर्ब किया है। तो अपने को Q और W का वैल्यू बताना है। तो देखो Q का वैल्यू तो आ ही गया, Q का वैल्यू तो अपने को सिर्फ साइन बताना था, हीट एब्जॉर्ब करेगा, सिस्टम को फायदा हो रहा है, मीन्स पॉजिटिव साइन लगाएंगे। 208 जूल हो गया। वर्क कैसे निकालेंगे, तो देखो वर्क कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे देखो कांस्टेंट टेम्परेचर है मीन्स आइसोथर्मल प्रोसेस है और रिवर्सिबल भी है, समझ गए। प्रोसेस कैसा है, रिवर्सिबल। तो हम लोग लिख सकते हैं W इजकल टू माइनस एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन। तो यहाँ से देखो मोल दिया है 0.04 मोल है, तो इसका वैल्यू रखो 0.04। आर का वैल्यू यहाँ देखो दिया है, आर का वैल्यू है 8.314 एल एन, फाइनल वॉल्यूम है 375 डिवाइडेड बाई इनिशियल वॉल्यूम है 50। तो यहाँ से इसको सॉल्व करने के बाद इसका वैल्यू आएगा -208 जूल। अच्छा देखो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं था, क्यों, क्योंकि जैसे अपने को हीट पता चल गया
प्लस 208 है। ऑप्शन में देखो हीट है प्लस 208, तो या तो ए करेक्ट हो सकता है या फिर बी करेक्ट हो सकता है। अब उसके बाद देखो एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क जो आएगा वो निगेटिव आएगा। समझ गए, एक्सपेंशन में वर्क निगेटिव आता है। तो डी में वर्क देखो पॉजिटिव दिया है तो डी ऐसे ही गलत हो गया, और ए में वर्क है निगेटिव, मीन्स ए करेक्ट हो गया। तो ये जो पूरा हमने सॉल्यूशन किया इसकी जरूरत नहीं था, समझे। डायरेक्टली यहाँ से जैसे Q के बारे में अपने को पता चल गया कि Q पॉजिटिव है 208, डायरेक्ट हम ऑप्शन देख के क्या कर सकते थे, क्वेश्चन को डायरेक्टली यहाँ से आंसर कर सकते थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है डेल्टा यू इज इक्वल टू, ऑप्शन से यहाँ पे लिखा है, ए में बोल रहा है आइसोकोरिक वर्क। अच्छा, डेल्टा यू और वर्क को रिलेट कर सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडी से। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू होता है क्यू प्लस डब्ल्यू। अब देखो अगर देखोगे तो आइसोकोरिक वर्क, अगर आइसोकोरिक वर्क की बात करें तो वो तो जीरो होता है। आइसोकोरिक वर्क जो वर्क क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू चेंज इन वॉल्यूम। और अगर आइसोकोरिक है, वॉल्यूम ही कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम में चेंज हो जाएगा जीरो, मीन्स वर्क क्या हो जाएगा, जीरो। तो देखो डेल्टा यू आ रहा है क्यू के बराबर, आइसोकोरिक वर्क के बराबर नहीं, तो ये तो गलत हो गया। बी में बोल रहा है आइसोबैरिक वर्क। अगर आइसोबैरिक प्रोसेस देखोगे तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस, आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या लिखेंगे, डब्ल्यू को लिखते हैं माइनस पी एक्सटर्नल इंटू चेंज इन वॉल्यूम। तो यहाँ से देखो डेल्टा यू इज इक्वल टू आ रहा है क्यू माइनस ये आइसोबैरिक वर्क आ रहा है ये वाला। तो आइसोबैरिक वर्क ए है और डेल्टा यू, तो दोनों इक्वल तो नहीं है, मीन्स ए भी इनकरेक्ट हो गया। सी में बोल रहा है एडियाबैटिक वर्क के बराबर होगा। तो देखो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू लिखेंगे, तो देखो क्यू तो जीरो हो जाएगा, एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो एडियाबैटिक वर्क बोलेंगे उस केस में, और क्यू हो गया जीरो। तो डेल्टा यू किसके बराबर आ रहा है, वर्क, जो कि वर्क कैसा है, एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क है, समझ गए। क्योंकि क्यू को हमने जीरो कर दिया, हीट क्या है, जीरो, तो यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट हो जा रहा है। आइसोथर्मल वर्क, आइसोथर्मल वर्क के बराबर होगा क्या, तो ये भी नहीं करेक्ट है, क्योंकि आइसोथर्मल अगर बात करते हो तो वर्क होता है डब्ल्यू इजकल टू माइनस एन आर टी एल एन V2/V1, रिवर्सिबल हुआ तो, और इरिवर्सिबल प्रोसेस हुआ तो P एक्सटर्नल इंटू चेंज इन वॉल्यूम। समझ गए, वर्क तो ए होगा, ए वाला रिवर्सिबल के केस में और ए वाला इरिवर्सिबल के केस में। लेकिन अगर डेल्टा यू की बात करोगे तो आइसोथर्मल प्रोसेस में तो जीरो होता है, तो जीरो इन वर्क के बराबर थोड़ी ना है, मीन्स ए भी गलत है। तो यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है 5 moles ऑफ एन आइडियल गैस एट 100 Kelvin are allowed to undergo reversible compression till its temperature become 200 Kelvin. If Cv is equal to 28 joule per Kelvin per mole, calculate delta U, delta PV for this process. अच्छा, यहाँ पे देखो चारों ऑप्शन को देखोगे तो डेल्टा यू का वैल्यू तो सब में 14 किलो जूल दिया है, तो डेल्टा यू को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर चाहते हो कैलकुलेट करना तो डेल्टा यू इजकल टू एन सी बी डेल्टा टी का फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेना, आ जाएगा। और डेल्टा पी वी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो डेल्टा पी वी, अब सिंस आइडियल गैस है, क्वेश्चन में देखो बोला है कि आइडियल गैस है, तो आइडियल गैस के लिए पीवी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, पीवी की जगह पे लिख सकते हैं एनआरटी, एनआरटी। तो मोल कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, बाहर ले लिए, और टेम्परेचर वेरिएबल है तो टेम्परेचर हो जाएगा डेल्टा टी। अब वैल्यू पुट कर दो, 5 मोल गैस है, आर का वैल्यू दिया है 8, इंटू डेल्टा टी देखो यहाँ पे 100 डिग्री, सॉरी 100 केल्विन से इसको क्या किया गया था, 200 केल्विन तक गर्म किया गया था, समझ गए। रिवर्सिबल कंप्रेशन किया गया ताकि इसका टेम्परेचर बढ़ के 200 केल्विन हो जाए। तो डेल्टा टी कैसे लिखेंगे, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो आ रहा है 4000
ये आ जाएगा 4000 और यहाँ पे हो जाएगा जूल। तो अब देखो इसको लिखेंगे किलो जूल में तो होगा 4 किलो जूल। तो यहाँ से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है ड्यूरिंग कंप्रेशन ऑफ ए स्प्रिंग द वर्क डन इज 10 किलो जूल एंड 2 किलो जूल escaped to surroundings as heat। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी U इन किलो जूल। अच्छा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होगा? Q प्लस W के। और देखो जो स्प्रिंग को कंप्रेस किया है उसको उस पे वर्क किया है 10 किलो जूल, तो ये तो पॉजिटिव साइन लेंगे। और जो हीट स्केप हो गया वो 2 किलो जूल है, तो Q का वैल्यू जो है वो -2 किलो जूल रखेंगे, क्योंकि स्केप कर गया तो ये तो लॉस हुआ है ना, सिस्टम से एनर्जी लॉस हुआ है। तो जो भी लॉस होगा उसके लिए माइनस साइन रखेंगे और जो सिस्टम को गेन होगा जो भी एनर्जी उसके लिए प्लस साइन रखेंगे। तो डेल्टा यू किसके बराबर होगा? -2 प्लस 10, तो यहाँ से आएगा +8 किलो जूल। चलो, तो यहाँ से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है एन आइडियल गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड फ्रॉम 1 लीटर टू 10 लीटर अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 बार। द वर्क डन इन किलो जूल इज। तो देखो एक आइडियल गैस है जिसका एक्सपेंशन हो रहा है 1 लीटर से लेके 10 लीटर तक, और कांस्टेंट प्रेशर है। एक्सटर्नल प्रेशर कितना है? 1 बार। तो कांस्टेंट प्रेशर है तो इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया, और इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया तो हम लोग वर्क को लिखेंगे W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू चेंज इन वॉल्यूम, जनरल फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखो यहाँ पे पी एक्सटर्नल दिया है 1 बार, तो यहाँ पे 1 लिख लिए, और चेंज इन वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम है 10 लीटर माइनस इनिशियल है 1। तो यहाँ से देखो मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है 9। यहाँ पे प्रेशर था बार और वॉल्यूम था लीटर, तो बार लीटर हो गया। तो देखो अगर बार लीटर है यहाँ पे, बार लीटर, या फिर अगर एटीएम लीटर यूनिट आता है, एटीएम लीटर, तो इसको अप्रोक्स क्या मान सकते हैं? अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो 101 या फिर 100 जूल ले सकते हैं, समझ गए? अप्रोक्स क्या कर सकते हैं एटीएम लीटर में, या बार लीटर में अगर एनर्जी आया और उसको जूल में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 900 जूल, या फिर लिख सकते हैं 0.9 किलो जूल। तो यहाँ से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन बाय ए गैस दैट अंडरगोज ए रिवर्सिबल एक्सपेंशन अलोंग द पाथ ए बी सी शोन इन द फिगर। देखो एक गैस है जो इस पाथ के थ्रू एक्सपेंशन में जा रहा है, एक्सपेंशन उसका हो रहा है ए से बी या फिर बी से सी जा रहा है। तो देखो ये पीवी ग्राफ है, और पीवी ग्राफ में देखो साइक्लिक प्रोसेस तो है नहीं, तो इस पीवी ग्राफ का अगर वर्क निकालना होगा तो एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट कर लो, समझ गए? अगर साइक्लिक होता तो एरिया ऑफ द कर्व, समझ गए? पीवी ग्राफ में अगर साइक्लिक प्रोसेस होगा तो ये वर्क बताएगा, अगर साइक्लिक प्रोसेस नहीं हुआ तो एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करो, ये बताएगा वर्क को। तो ये देखो इस कर्व का एरिया कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये ट्रेपेजियम है, और ट्रेपेजियम के लिए वर्क लिख सकते हैं W इक्वल टू 1/2। यहाँ पे देखो दो पैरेलल साइड है, यहाँ पे एक साइड ए है और दूसरा साइड ए वाला। तो हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस देखो कितना है, इसके बीच का डिस्टेंस है 6 और प्रेशर का यूनिट दिया है पास्कल। तो बीच का सेपरेशन मतलब दोनों पैरेलल साइड, ये जो दिख रहा है ना ये वाले, ऐसे ये वाले दोनों पैरेलल साइड, इनके बीच का सेपरेशन कितना है? 6 इंटू, इनके बीच का सेपरेशन हो गया इंटू, अब दोनों पैरेलल साइड का सम कर लेते हैं। तो ए से बी इस साइड का लेंथ देखेंगे तो आएगा 6, यहाँ पे देखो 6 है कि नहीं, 6, तो ये हो गया 6 प्लस ये दूसरा जो साइड है जो ओ से सी तक है उसका लेंथ है 10। तो देखो यहाँ पे जो 6 था वो था पास्कल में,
और ए जो आएगा इसका यूनिट है मीटर क्यूब में। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 48 तो आने वाला है, मल्टीप्लाई करके देखो। लेकिन यहाँ पे आएगा पास्कल मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे मीटर क्यूब, तो इसका वैल्यू आएगा 48 न्यूटन मीटर मीन्स 48 जूल। तो देखो ट्रेपेजियम का एरिया कैलकुलेट करना बहुत इजी है, जानते भी होगे। एरिया जो कैलकुलेट करना होता है 1/2, और यहाँ पे जो भी पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस है मान लो ए, तो यहाँ पे लिख दोगे ए इंटू बीच का डिस्टेंस मान लो ए सी है, और ये वाला साइड जो है इसका डिस्टेंस मान लो, इसको मान लो एक्स और इसको मान लो वाई। तो क्या कर दोगे एक्स प्लस वाई, पैरेलल साइड का सम इनटू इनके बीच का डिस्टेंस को हाफ से डिवाइड कर दो तो एरिया आ जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है among द फॉलोइंग द नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल इज। अब देखो स्टेट वेरिएबल इसमें से कौन है, तो देखो कल हमने सीखा था कि स्टेट वेरिएबल और पाथ वेरिएबल क्या होता है। तो स्टेट वेरिएबल तो पढ़ लिए थे, पाथ वेरिएबल नहीं सीखे थे। तो देखो पाथ वेरिएबल में सिर्फ तीन वेरिएबल याद रखना, वर्क, हीट एंड मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी, समझ गए। तो मोलर हीट कैपेसिटी में देखो जैसे Cp हो गया, कांस्टेंट प्रेशर पे अलग वैल्यू आता है, Cv हो गया तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे देखेंगे तो जो हीट कैपेसिटी है कांस्टेंट प्रेशर पे अलग आता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे अलग आता है। तो मोलर हीट कैपेसिटी जो आएगा, या फिर हीट कैपेसिटी बोल दे, समझ गए, हीट कैपेसिटी, या फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोल दे, कुछ भी बोले, हीट कैपेसिटी से रिलेटेड कोई भी टर्म आएगा तो उसको बोलेंगे पाथ फंक्शन है। समझ गए, ये सब पाथ फंक्शन है, पाथ पे डिपेंड करेंगे, पाथ फंक्शन। इनके अलावा जो भी है सब के सब क्या होते हैं स्टेट फंक्शन, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स एनर्जी, कोई भी आ गया, समझ गए, इंटरनल एनर्जी, कुछ भी आए सब के सब क्या होंगे स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन में सिर्फ तीन याद रखो, तीन ही पाथ फंक्शन होते हैं थर्मोडी में, वर्क, हीट एंड मोलर हीट कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी। बाकी सब के सब स्टेट वेरिएबल होते हैं, स्टेट फंक्शन होते हैं। तो देखो इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन, वॉल्यूम स्टेट फंक्शन, जो हीट है पाथ फंक्शन, एंथैल्पी स्टेट फंक्शन। तो क्वेश्चन में बोल रहा था स्टेट वेरिएबल्स कितने हैं, तो स्टेट वेरिएबल काउंट कर लो तीन। यहाँ से क्या आ रहा है देखो एक, दो और एंथैल्पी हो गया तीन, तो स्टेट वेरिएबल हो गए तीन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाट हैपेंस व्हेन मीथेन अंडरगो कंबस्शन इन सिस्टम ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। सिस्टम ए में बोला है एडियाबैटिक सिस्टम है, मीन्स जो बाउंड्री होगा एडियाबैटिक सिस्टम में बाउंड्री कैसा होगा, एडियाबैटिक बाउंड्री होगा, हीट का फ्लो न तो सिस्टम से सराउंडिंग की ओर होगा ना ही सराउंडिंग से सिस्टम की ओर, मीन्स यहाँ पे हीट का फ्लो जीरो होगा, कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। और डायाथर्मिक कंटेनर है, समझ गए, डायाथर्मिक कंटेनर मेटल का बना होगा, यहाँ पे हीट का फ्लो हो जाएगा सिस्टम से सराउंडिंग की ओर, यहाँ पे हीट का फ्लो होगा, समझ गए, Q डज नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ पे हीट का फ्लो होगा। तो अब देखो इस सिस्टम ए में बोल रहा है टेम्परेचर रिमेन सेम, ये तो गलत है, टेम्परेचर बढ़ेगा। डी में क्या बोला है टेम्परेचर फॉल्स, ये भी गलत है। सी में देखो सिस्टम ए का टेम्परेचर फॉल्स, ये भी गलत है। डी वाला देखो सिस्टम ए में टेम्परेचर क्या होगा राइज होगा, और बी में रिमेन्स कांस्टेंट, सही है। देखो जलाएंगे तो एडियाबैटिक में टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन डायथर्मिक कंटेनर में क्या होगा, जैसे जैसे कंबस्शन होगा सराउंडिंग से सराउंडिंग की ओर हीट क्या होगा, हीट का फ्लो होगा, हीट का फ्लो सराउंडिंग की ओर होगा और टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है व्हेन ए 60 वाट इलेक्ट्रिक हीटर इज immersed in a gas for 100 seconds in a constant volume container with adiabatic wall, the temperature of gas rises by 5 degree Celsius, the heat capacity of given gas is।
तो यहाँ पे देखो एक 6 वाट का इलेक्ट्रिक हीटर है जिसको 100 सेकेंड तक क्या किया है, कांस्टेंट वॉल्यूम कंटेनर में एडियाबैटिक वॉल जिसमें है उसमें रख दिया है। तो मान लो एक कंटेनर है और इसके अंदर गैस भरा है, कॉन्स्ट ए फिक्स है, पिस्टन क्या है, फिक्स। तो इसके अंदर जो भी गैस है और बाउंड्री भी कैसा है, एडियाबैटिक बाउंड्री है, मतलब हीट का फ्लो यहाँ से, हीट का फ्लो नहीं होने वाला है। तो देखो इसके अंदर अगर बल्ब को रखेंगे, यहाँ पे बल्ब मान लो रख दिए, तो बल्ब अब जलाएंगे, इसका पावर दिया 60 वाट का है। तो 100 सेकेंड तक जलाएंगे तो कितना हीट है, कितना एनर्जी देगा आसपास के गैस को। पावर लिख सकते हैं, पावर होता है रेट ऑफ एनर्जी फ्लो, मतलब एनर्जी जो भी है, हीट जो भी होगा डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ से देखो एनर्जी लिख सकते हैं पावर इनटू टी, मतलब जो भी पावर है इसका 60 वाट, मतलब 60 जूल पर सेकेंड इसका पावर है। और 100 सेकेंड तक अगर इसको गैस के अंदर रखेंगे तो टोटल अपने को 6000 जूल एनर्जी मिल रहा है, समझ गए। और यही जो 6000 जूल एनर्जी है ये क्या करेगा, इस गैस का टेम्परेचर बढ़ाएगा। और बोल रहा है टेम्परेचर बढ़ जा रहा है 5 डिग्री सेल्सियस से, तो पूरे इस गैस का हीट कैपेसिटी बताना है। तो मान लो हीट कैपेसिटी होगा C और टेम्परेचर बढ़ गया डेल्टा टी से, समझ गए। तो यही होता है Q बराबर C डेल्टा टी होता है कि नहीं, Q बराबर C डेल्टा टी। तो जो Q है वो बल्ब से मिला है और ये जो Q हीट है वो 6000 किसके बराबर होना चाहिए, हीट कैपेसिटी इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ से C निकाल सकते हैं 6000 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। और डेल्टा टी देखो डिग्री सेल्सियस में या केल्विन में चेंज इन टेम्परेचर सेम ही आता है, समझ गए। तो यहाँ पे 5 आ जाएगा डेल्टा टी, और डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1200 जूल पर केल्विन, समझ गए, पर केल्विन। तो यहाँ से अपना आंसर हो जाएगा 1200 जूल पर केल्विन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस expands isothermally and reversibly from 10 decimeter cube to 20 decimeter cube at 300 Kelvin. Delta U, Q and work done in the process respectively are। तो यहाँ पे देखो 1 मोल आइडियल गैस लिया है और उसको आइसोथर्मली एक्सपेंड कर रहा है, आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली एक्सपेंड कर रहा है 100 डेसीमीटर क्यू टू 10 डेसीमीटर क्यू से लेके 20 डेसीमीटर क्यू तक एट 300 केल्विन। टेम्परेचर फिक्स है 300 केल्विन, मीन्स आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो डेल्टा यू तो जीरो हो जाएगा, देखो चारों ऑप्शन में डेल्टा यू जीरो दिया है। तो अपने को क्या कैलकुलेट करना है, जैसे हम लोग वर्क कैलकुलेट कर लेंगे अपना आंसर आ जाएगा। क्योंकि देखो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू जीरो है तो हमें क्या मिल गया, जीरो इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अगर वर्क आ जाएगा तो वर्क बराबर क्या होगा, माइनस क्यू। वर्क निकल जाएगा तो हीट निकल जाएगा। तो अपना टारगेट है वर्क कैलकुलेट करना। और आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस है तो वर्क का फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं, W इजकल टू माइनस एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन। और यहाँ से वर्क कैलकुलेट करो, मोल दिया है 1 मोल, आर का वैल्यू दिया है 8.3 और टेम्परेचर दिया है 300 केल्विन। एल एन वी टू फाइनल वॉल्यूम है 20 और इनिशियल वॉल्यूम है 10। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 8.3 इंटू 300, ये हो जाएगा ln2। और देखो ln2 तो यहाँ तो log 10 दिया है, मीन्स ln को अगर log में ln2 को हम लोग क्या लिखेंगे, 2.3 log 2। और log 2 का वैल्यू यहाँ पे दिया है 0.3, तो 2.3 और log 2 के जगह पे रखेंगे 0.3। तो यहाँ से देखो हो गया 8.3 इंटू 300 इंटू 2.3 इंटू 0.3, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा
1.718 किलो जूल। समझ गए, पहले तो जूल में आएगा ये, इसका वैल्यू देखो आएगा 1718 जूल। इसको किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो मिल जाएगा यहाँ पे। और देखो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वर्क आ गया माइनस में तो हीट आएगा पॉजिटिव और डेल्टा यू होगा 0। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। समझे। अच्छा, इस क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए भी आंसर कर सकते थे। कैसे? देखो, एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क निगेटिव होगा। समझ गए। तो यहाँ पे देखो वर्क निगेटिव ऑप्शन ए में दिख रहा है और ऑप्शन सी में दिख रहा है। वर्क निगेटिव दो ऑप्शन में दिख रहा है। अब देखो दो ऑप्शन में कौन सा करेक्ट होगा? तो देखो जितना वर्क है, अगर वर्क का वैल्यू अपने को मान लो -x आया, तो हीट क्या होगा? माइनस ऑफ -x मीन्स +x। तो जो हीट आएगा वो पॉजिटिव आएगा, वर्क निगेटिव है तो हीट पॉजिटिव आएगा। और इक्वल आएगा यहाँ पे, देखो इक्वल। लेकिन यहाँ पे देखो वर्क निगेटिव किया है और हीट को चेंज कर दिया, पॉजिटिव तो किया है लेकिन डिफरेंट वैल्यू कर दिया है, मीन्स ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए भी आंसर कर सकते थे। तो थर्मोडी में कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ता है, डायरेक्टली ऑप्शन से, ऑप्शन एलिमिनेशन से क्वेश्चन बन जाता है। चलो, इसका ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है 5 जूल ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड एज हीट टू 0.5 मोल ऑफ आर्गन गैस एट 298 केल्विन एंड 1 एटीएम। द फाइनल टेम्परेचर एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी रेस्पेक्टिवली आर। तो यहाँ पे देखो एक आर्गन गैस, मान लो यहाँ पे आर्गन गैस का एक कंटेनर दिया है और जो इसका प्रेशर है, समझ गए, गैस का जो प्रेशर है वो है कि 1 एटीएम दिया है। और इसका जो टेम्परेचर है आर्गन गैस का, टेम्परेचर बोल रहा है 298 केल्विन है इनिशियल टेम्परेचर जो है। और गैस का जो मोल है वो है 0.5 मोल। देखो इंटरनल गैस का जो प्रेशर है वही एक्सटर्नल प्रेशर होगा, पी एक्सटर्नल भी वही होगा। समझ गए। उसके बाद बोल रहा है इसको हमने हीट ट्रांसफर किया 500 500 जूल, इसको हीट दिया गया। समझ गए, तो Q हो गया +500। तो इस गैस के इंटरनल एनर्जी में कितने का चेंज आया? समझ गए, इसके इंटरनल एनर्जी में कितने का चेंज आया और इसका जो फाइनल टेम्परेचर है वो कितना हो गया। समझे। तो यहाँ पे देखो अगर पिस्टन फिक्स रहता तो क्वेश्चन क्वेश्चन तो वैसे ही हो जाता। पिस्टन अगर फिक्स रहता है यहाँ पे, तब जो हीट दिए वही क्या हो जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। लेकिन ऐसा नहीं है, क्वेश्चन में ये जो दिया है वो पिस्टन फिक्स नहीं है। समझ गए, फाइनल टेम्परेचर पूछ रहा है, मीन्स यहाँ पे पिस्टन क्या करेगा, मूवेबल होगा। और पिस्टन मूव करेगा जिसके वजह से गैस कुछ वर्क करेगा, समझ गए, सराउंडिंग पे। तो जितना हीट दिए कुछ तो वर्क के फॉर्म में लॉस हो जाएगा, कुछ वर्क करेगा और कुछ इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कराएगा और कुछ वर्क के फॉर्म में क्या होगा, लॉस होगा। अच्छा, इंटरनल एनर्जी इसका इंक्रीज होगा तो वही बोल रहा है कितने से इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगा, यहाँ पे बताओ। डेल्टा यू फाइनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी बताओ। समझ गए। और फाइनल टेम्परेचर बताओ। तो यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर है, समझ गए, तो जो हीट होता है कांस्टेंट प्रेशर पे देखोगे हो जाएगा एन सी पी डेल्टा टी। और अगर कांस्टेंट वॉल्यूम होता तो जो हीट होता है वो होगा एन सी बी डेल्टा टी। और देखो कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट होगा आगे हम लोग देखेंगे एंथैल्पी चेंज के बराबर होता है। और कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट होता है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है। तो इस बात को ध्यान रखना। और यहाँ पे अब देखो कांस्टेंट प्रेशर पे हीट जो दिया है वो कांस्टेंट प्रेशर पे दिया है, तो इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। तो Q बराबर क्या लिखेंगे, Q जो है Q एट कांस्टेंट प्रेशर दिया है एन सी पी डेल्टा टी। तो यहाँ से देखो डेल्टा टी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। जो हीट है वो 500 जूल है डिवाइडेड बाई Cp। देखो आर्गन गैस है मोनोएटॉमिक गैस, तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए
जो Cp आता है 5r/2, 5r/2, और R का वैल्यू यहाँ पे दिया है 8.3, तो लिख सकते हैं 5R की जगह पे लिख सकते हैं 8.3। समझ गए? तो यहाँ से हमने क्या लिख दिया? अच्छा, मोल भी तो लिखना पड़ेगा ना, कितना मोल है एक, यहाँ पे गैस का कितना मोल है? 0.5 मोल। तो Cp का वैल्यू तो लिख दिए, मोल से डिवाइड करना पड़ेगा, तो मोल है 0.5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 48.2 के अप्रोक्स आएगा। समझ गए? इतना केल्विन के आसपास आएगा टेम्परेचर। तो यहाँ से फाइनल टेम्परेचर कैसे निकलेगा? टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, और टी इनिशियल क्वेश्चन में दिया है 298, 298 केल्विन। तो हो गया 298 केल्विन इज इक्वल टू 48.2। फाइनल टेम्परेचर लिख सकते हैं 298 प्लस 48.2, और इसको ऐड करने के बाद इसका वैल्यू आएगा 346.2 के आसपास। अब देखो ऑप्शन में तो कहीं 346 दिया नहीं है, लेकिन यहाँ पे अप्रोक्स इसके आसपास आ रहा है 348, तो हम लोग इसको क्या मान सकते हैं? ए वाला वैल्यू जो है अप्रोक्स 348 केल्विन के बराबर ले सकते हैं। अब यहाँ से देखो अपना टी फाइनल आ गया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करना है डेल्टा यू, तो हम लोग इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। तो डेल्टा यू कैसे लिखेंगे? डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी बी डेल्टा टी, और गैसियस मोल है, हाफ मोल है, Cv का वैल्यू होता है 3r/2, तो R का वैल्यू 8.3 रखो, और डेल्टा टी आया है यहाँ पे देखो 48.2, तो यहाँ पे रखो 48.2, और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इसका वैल्यू अप्रोक्स 300 जूल आ जाएगा। समझे? क्योंकि टी फाइनल से ही अपना आंसर पता चल गया था, तो इसको करने की जरूरत नहीं था, लेकिन कर भी सकते हो। तो अप्रोक्स इसका वैल्यू आएगा 300 जूल, तो यहाँ से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है एक कप ऑफ वाटर एट 5 डिग्री सेल्सियस is placed in a microwave oven and the oven is turned on for 1 minute, during which the water begins to boil. Which of the following option is true? तो देखो एक कप ऑफ वाटर लिया है और उसको माइक्रोवेव ओवन में रख दिया है, समझ गए, और 1 मिनट के बाद पानी बॉयल होना शुरू कर दिया, और शुरू में पानी का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस था, तो इनिशियल टेम्परेचर तो 5 डिग्री सेल्सियस था, तो पानी का टेम्परेचर बढ़ा होगा, फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया 100 डिग्री सेल्सियस। तो बोल रहा है इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अच्छा, हीट तो पॉजिटिव है, क्योंकि देखो माइक्रोवेव ओवन क्या करेगा, पानी को हीट दिया होगा, तो सिस्टम को हीट मिला है, मीन्स क्यू पॉजिटिव होगा। अच्छा, पानी का टेम्परेचर भी बढ़ा है, टेम्परेचर बढ़ा है कि नहीं? देखो 5 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी क्या है? पॉजिटिव। अच्छा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होता है आइडियल गैस की अगर बात करें, समझ गए, आइडियल गैस के लिए तो इंटरनल एनर्जी ओनली फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है, समझ गए, आइडियल गैस के लिए। लेकिन बाकी अदर सब्सटेंस हो गए या रियल गैस हो गया, रियल गैस या कोई दूसरे सब्सटेंस के लिए, किसी भी सब्सटेंस के लिए देखेंगे तो ये टेम्परेचर का भी फंक्शन होता है, प्रेशर वॉल्यूम ले सकते हो, इसका फंक्शन हो गया, या फिर फेज पे भी डिपेंड करता है, समझ गए, फेज पे भी डिपेंड करता है। फेज मतलब पोटेंशियल एनर्जी, समझ गए, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, तो ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पे तो ऑब्वियस सी बात है कि 5 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस हो गया है, मीन्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव होगा। अब वर्क क्या होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव? तो देखो कप ऑफ वाटर है, समझ गए, यहाँ पानी ओपन वेसल, ये जो सिस्टम है अपना ओपन सिस्टम है। कप कैसा होता है? कप तो क्लोज किया नहीं है, ऐसे ही रख दिया, तो यहाँ पे देखो पानी का वेपर बनेगा, समझ गए, बॉयल हो रहा है तो वेपर बनना शुरू हो गया, और ये जो वेपर है वो जो सराउंडिंग है उस पे प्रेशर लगा रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है इसका, तो यहाँ पे वेपर ने मतलब सिस्टम ने वर्क किया है, तो जब भी सिस्टम वर्क करेगा
तो उसका साइन क्या लेते हैं, निगेटिव। समझ गए, तो वर्क का साइन है निगेटिव। यहाँ से देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, वर्क निगेटिव लेना है और बाकी सारे चीजें पॉजिटिव है। तो देखो ऑप्शन ए मैच कर जा रहा है, हीट पॉजिटिव है, वर्क निगेटिव है और चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी पॉजिटिव है। तो यहाँ से ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। चलो आज के क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहो, मस्त रहो, थैंक यू।